जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तार साहब आज 2-3 बातें करनी हैं। पहली तो मैं चाहता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान में हंगामे भी होने का ख़दशा है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। हमने एक बात सुनी थी कि महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाए कभी लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हुए। वो प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए हैं और अब हुकूमत जो है वो फ़ोर्स ही कर रही है कि हंगामे हो सकते हैं, इसलिए आज वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास भी बुलाया है। तार साहब इंटरनली ये हालात हैं और जो लोग हमारा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 7 से 8 हज़ार ब्यूरोक्रेट जिनके पास तार साहब 17 ग्रेड प्लस नौकरियाँ हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। इतनी जो है वो मायूसी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ तार साहब, एक वो पाकिस्तानी आपने देखा होगा, वो बड़ा शोर मचा है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर किया है कि वो H-1B वीज़ा के ऊपर था और वहाँ पे हमला करना चाहता था। जो यहाँ पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दे के, दहशतगर्दी की जंग लड़ के, बड़ा कुछ करके मुल्क को महफूज़ करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक पाकिस्तान बिल्कुल ट्रैक पे चल पड़ा है। ये जो डायरेक्शन अभी बन रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के इस अमल से सबसे पहले कि हमें क्या नुकसानात हुए हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मोर देन 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, उसके हालात कोई नहीं है। आप ये देखें, मैंने कल एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखें ये मिडल ईस्ट को तो आप गिने ही ना ही, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने बाप कंट्री का नाम ही अपने बाप के बाप पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी, इशारा था। सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाक्य से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रैकेट आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। अमेरिका में पहले ही जो है इस्लामोफोबिया है, मेरे अमीरुल मोमिनीन की भी एक मूवमेंट थी इस्लामोफोबिया के हवाले से। अब वो इस्लामोफोबिया मजीद बढ़ेगा कि ये यहाँ पे आते, जो डॉक्टर की हालात ये है तो दूसरों के हालात क्या होंगे। इस्लाम, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लाम को इस डॉक्टर साहब को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। सारा दिन आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, इट मींस कि आप सलामती की दुआएं देते हैं। आप किस तरीके से आप कहेंगे, इस उस बंदे की स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है अमेरिका के चैनल्स पे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मारूंगा और मर जाऊंगा और बार बार मरूंगा, बार बार मारूंगा। और कोर्ट के अंदर कहा गया कि ज़हनी तौर पे बीमार आदमी। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है अमेरिका में आया है, वीजा है, जॉब है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बीमार है तो दूसरों के क्या हालात हैं जो फिर रहे हैं यहाँ पे, जो सारा दिन कहते हैं नून लीग के साथ इमरान इमरान खान इमरान खान। मेरा उनके हालात क्या होंगे अगर ये एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहा था। और इसका मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसमें काबिल तकलीफ बात ये है कि इसका मैं ब्लेम करूंगा आपके मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको, जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये जो अब जेल में बैठा हमारा अमीरुल मोमिनीन, ये बार बार कहता है, आज भी कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। उम्रा करने ना जाओ, यहां मेरी इस कैंपेन में काम करो, जिहाद करेंगे हम। जिहाद और खुदा अदा ना है। और जिहाद के स्पेलिंग तो सीख लो पहले यार। जिहाद के पहले आप ये तो देखें उसके कंपोनेंट्स क्या है, जिहाद कब फर्ज होता है, क्यों किया जाता है, कभी ये तो किसी से पूछ लो। जब हर 10 साल के बाद एक कौम को आप दिखाएंगे आए जिहाद करें, और ये कौम कौन है? ये इस्लाम इनके लिए फॉरेन रिलीजन था। अरबी तो बोलते नहीं है, नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। जो देखते हैं जरा बंदा गोरा चिट्टा और मुर्शद साडा है।
जो बंदा जरा थोड़ी सी चिट्टा रंग का वेख लेन, कद घट वेख लेन, कहने मुर्शद रब के नेड़े होना है। ये क्राइटेरिया इन लोगों का। तो उसमें आके चीमा साहब ये दर हकीकत बुनियादें गलत हैं, सोचें गलत हैं। और देखें इस डॉक्टर साहब के हालात, देखें अंडर कवर एफबीआई के एजेंट के साथ ही बातें कर रहा था सारी, आगे तो पहुंचे ही नहीं ना, नीचे से ही बातें कर रहा था। और आज मैं और देखें बात, मैं अमेरिका में बैठा हूं, इन्हीं जिहादियों की वजह से यहां आया था। अब आगे देखें, अब ये जो जहाज भर भर के अफगानियों के यहां पे लाए गए हैं पिछले दिनों में, और बगैर किसी उनको वेट किए, बगैर चेक किए कि ये कौन लोग हैं, इसी तरह सीरिया से लाए गए हैं यहां पे लोग। यहां पे दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक उसको कहा जाता था प्रेशर कुकर टेररिस्ट, जिसने प्रेशर कुकर के साथ बम मारने की कोशिश की थी, सेकंड जनरेशन अफगानी था वो। फिर फ्लोरिडा के अंदर एक क्लब के अंदर घुस के उसने, एक गे क्लब था वहां पे, 150-60 लोगों को, 100 लोगों को मार दिया था, वो भी सेकंड जनरेशन अफगानी था। तो ये दर हकीकत कसूर उनका नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है। सांप जब डसता है तो सांप का कसूर नहीं होता, सांप को दूध पिलाने वाले का कसूर होता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहता था, इनको वेट करके लाओ यहां पे, सोच इनको देख के लाओ इनके मोटिव्स क्या है, ये आके क्या करेंगे यहां पे। मैं मेरे खिलाफ मुझे पता है चीमा साहब मेरे खिलाफ, मेरी अपनी कम्युनिटी बोलती है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। मैं यहां पे लॉ स्कूल में गया, मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था यहाँ के कवानीन और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की का असर है, इन्फ्लुएंस है उनका। आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक, उधर जाओ, यहां के लेने आते हो, उम्र फ्री करो जाके, यहां आ जाते हो क्रिश्चियन कंट्री में। और शर्म करो, इंग्लैंड के अंदर भी यही हालत है। वहां पे एक हमारा पाकिस्तानी लीडर वो खड़ा होकर मुसलसल कहता है कि हम लंदन का नाम चेंज करेंगे, हम इंग्लिस्तान का नाम चेंज करेंगे, यहां शरिया इन्फोर्स करेंगे। और जहां की तुम जंप पालो, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स कर लो। जो मुल्क आपने इस्लाम के नाम पर बनाया, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स करो। वहां इस्लाम नाम की चीज ही को नहीं है। 10 साल की बच्चियां मार के फेंक रहे हो। असद शाह का केस देख लें, वो मुर्शिद है, वो मुर्शिद है सिंध के अंदर, जिसने 10 साल की बच्ची ऑन वीडियो रेप करके मारी, और उसके घर से 6-7 औरतें निकली, और उसको जस्टिस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालतें सारी सियासी हैं। अदालतों को सिवाय नवाज शरीफ और इस वक्त इमरान खान कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और एक बात चीमा साहब, जिस सोसाइटी में ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपको 5 मिनट में बताया, जब ये चीजें सोसाइटी में होती हैं, सोसाइटियां खत्म हो जाती हैं। यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी नाउ। कंट्री तो खत्म हो चुका है पहले, देयर इज नो कंट्री। आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ अ कंट्री, क्योंकि बाउंड्रीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, सॉवरेंटी आपकी कोई नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जाके कह रहा है इलेक्शन कराओ, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। सॉवरेंटी किस चीज की है? यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ अ कंट्री एनीमोर। आई एम सो सैड टू से दैट। लेकिन नाउ यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी। जिस तरह अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, वो चावला साहब जो इलेक्टेड ही नहीं है, 15 साल से सिंध के अंदर एक्साइज के वो मिनिस्टर हैं, और जिस तरीके से अरबों की खरबों की उनकी करप्शन की गई है, आपका क्या ख्याल है, एजेंसियों को नहीं पता ये क्या हो रहा है? सब पता है, सब पता है, शामिल है, साथ शामिल है। और अब उनको नैब के लेटर जा रहे हैं, वजह क्या है? नैब अपना हिस्सा मांगना चाहती होगी उनसे। लेकिन बात यह है कि मैं हैरान हूं इस बात पे कि इतनी ग्रिप है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, और सारे मुसलमान हैं। कहने को सारे हम पाकिस्तानी हैं। डोमिसाइल, झूठे पासपोर्ट, फ्रॉड, और सबसे बड़ी बात है उन सारी एजेंसियों को चलाने वाले सारे बाहर के पड़े हुए हैं, क्योंकि हर 19वें ग्रेड का बंदा जो है सीएसएस अफसर, वो अमेरिका या इंग्लैंड से डिग्री लेके गया हुआ टैक्स पेयर के खर्चे पे। आपका क्या ख्याल है, उन्हें सिस्टम का नहीं पता, उन्हें चीजों का नहीं पता? चीमा साहब, दर हकीकत ये इसने जो किया है, इसने तो, अब अफसोस वाली बात यह है, इसने हमारी कमर में छुरा मारा है। इस डॉक्टर साहब ने जो यहां पे अमेरिका में, क्या मेरे बच्चों की कमर में इसने छुरा मारा है। उसका नाम पहला मोहम्मद था, उसका नाम पहला मोहम्मद था, देखें।
और उस बेगैरत को यही नहीं पता था ये इस्लाम नहीं है, उसको यही नहीं पता था ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इस तरह नहीं है कि जाके तुम लोगों को मारो, बेगुनाह लोगों को मारो। तुम्हें तुम्हें इतना वेस्ट के ऊपर अफसोस हुआ है, जा जांग कर फौजियां ना लड़ जाके अमरीकन ना, तू कहना सुइसाइड, तू अपने मारना चाहना इनोसेंट बंदे, दोज हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिसीज। बेगैरती की भी हद होती है चीमा साहब, लेकिन क्या किया जाए, कौन सा ये पहला और आखिरी है, यही होता रहेगा। मैंने बता दिया आपको पहले कि अफगानी बहुत ज्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, सीरिया से बहुत ज्यादा आ चुके हैं, आपको बार बार इस तरह के किरदार मिलते रहेंगे। मैं मुसलसल कह रहा हूं यहाँ पे, दे वॉन्ट लेट अस लिव इन पीस, दे वॉन्ट बिकॉज उसकी वजह यह है कि इन लोगों को गलत किस्म का इस्लाम सिखाया गया। और सबसे बड़ी आज चीमा साहब और बात बताता हूं, डेवलपिंग कंट्री, गरीब मुल्कों में जहां लोग बेवकूफ होने पड़ हो, वहां पे रिलीजन इज अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस एंड इट इज वेरी इजी टू मेक मनी। हर दूसरा बाबा लड़के दे रहा है, हर दूसरा बाबा। जिस तरह मुर्शिद साहब है, मेरा मकसद है वो गलती कर ही नहीं सकते, पीर नहीं काले बकरे, एक एटॉमिक पावर, ओनली एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड इज रनिंग बाय द बकरास, काले बकरे चल रहे हैं, काले जादू से चल रहे हैं, टूनों से, एक एटॉमिक पावर को टूनों के साथ चलाया जाए, ये होता है चीमा साहब। वहां फिर यही प्रोड्यूस होते हैं डॉक्टर इस तरह के। क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब जब आपकी एक सुपर पावर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट काले जादू पे चल रहा है, वो उसको कहा जाता है रात को 12 बजे दूध पीना, वो कहता है ठीक है रात को 12 बजे पी लेंगे, हो सकता है कुछ जिन नाराज ना हो जाए, 11 बजे अगर पी लूं हो सकता है जिन नाराज हो जाए। शिवा साहब ये दुख वाली, अफसोस वाली बात है। अब दूसरी अब बात करना चाहता हूं, आपने बिजली की बात की है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं। ये 25 करोड़ लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी अपने हुक्मरानों से ये पूछा है कि इस आईएमएफ के पैकेज जिसके लिए बिजली बढ़ाई गई है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है आईएमएफ के लोन के पैकेज के? पूछ सकते हैं। ये 76 साल के जो कर्जे आए हैं, उनके पिछले जो चढ़े हैं कर्जे, ये जो चाइना के इतने कर्जे हैं, इनके बेनिफिशियरी कौन है भाई? और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट से आप पूछते हो, अपना काकड़ साहब से पूछते हो कि आप बिजली के रेट कम करो, भाई उसकी तो उसकी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही नहीं है। वो तो बहुत चपरासी भी नहीं रख सकता अपने दफ्तर में यार, ना फायर कर सकता है। आप उसको कहते हैं जी वो जवाब दे, उसको लाया किस तरीके से गया? कभी ये भी किसी से पूछ लो यार, व्हाट इज हिज एबिलिटी, हु अपॉइंटेड हिम, व्हाट प्रोसेस इट वाज टेकन प्लेस बिफोर ही वाज पुट एज अ प्राइम मिनिस्टर। कैसी बातें करते हो? एक अजीब किस्म की चीज करनी, निकल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर पूछे जिसकी जिसकी ताकत ही नहीं है कोई, उसको ही इज अ सेरेमोनियल प्राइम मिनिस्टर माय फ्रेंड, ही इज अ सेरेमोनियल। वो तो सीट गर्म करके बैठा है, पता नहीं अब कितने अरसे बैठना है उसने। इस कैबिनेट के अंदर को है बंदा मेरिट के ऊपर आया हो? ये कौन सा मेरिट? पाकिस्तान में पहले मेरिट पे फैसले हुए। जफरुल्लाह जमाली साहब किसी दफा, सुना मैंने, अगले दिन पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में, कहीं गए तो उन्होंने कहा जी, किसी स्टेटमेंट से उन्होंने पूछा मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं तो मैं अपने मुल्क के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। उस बंदे ने, पढ़ा लिखा बंदा था कोई, उसने कहा जमाली साहब आप मेरिट पे फैसले किया करें। उन्होंने कहा भी मैं तो खुद मेरिट पे वजीर आजम नहीं बना, तो मैं मेरिट पे किस तरह फैसले करूंगा? तो ये कैसे आप एक दीवाने के ख्वाब हैं, देखें कौन से पैसे लगते हैं ख्वाब देखने में, सुबह अलग देखा करें, शाम को अलग देखा करें। जिस तरह आजकल बच्चे रोजाना कहते हैं इंडिया तो चांद पे गया, हमारे तो झंडे पे चांद है। ठीक है, बड़ा खुश है भाई, इस तरह ही है, खुश होने में क्या हर्ज। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत, मैं कल भी कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठा था वॉशिंगटन डीसी में परसों। मोस्ट ऑफ देम दे वर पीएचडी डॉक्टर्स रिलेटेड टू द, और सबकी अच्छी सब्जेक्ट्स में पीएचडीज अच्छे स्कूलों से थी। और द सोल क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, इवन देन दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द रीजन वी गॉट टुगेदर, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और लेकिन जो मायूसगी उनसे देखी मैंने, जिस तरह आपने अर्ज की है कि इस वक्त हमारे सेकंड टीयर के ब्रिटिश एजेंट भी जो है भाग रहे हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, वो तो वही भाग रहे हैं, जाहिर है। लेकिन उन्होंने हैरान कुन किस्म की बातें बताई हैं कि कितने डॉक्टर इंजीनियर इस साल के पहले 3 महीनों में भागे वहां से। दिस इज ऑन द रैकेट ऑन द सिस्टम। ये तो रैकेट पे था। जो मेरे मंडी बहुदीन गुजरात के बच्चे पैदल भागे, उनका कोई डाटा नहीं, उनमें से आधे मर चुके हैं टर्की के पास समंदर के अंदर। लेकिन उनकी बद्दुआओं से, उनकी बद्दुआओं की वजह से, मैंने आपको बताया था कि खुदा, गॉड हैज अबैंडन यू नाउ फिजिकली, एंड आई हैव सीन दैट इन मक्का एंड मदीना। आप वहां पे मैंने देखे पाकिस्तानी जाके खाना काबा के को पकड़ के रोते देखे। मैंने फिर वहां सोचता हूँ कि जब जुल्म करते हो उस वक्त नहीं देखते, वहां खुदा नहीं मौजूद। दो चीजें मुझे सख्त एतराज है अपने पाकिस्तान पे, मादरे मिलत पर।
खौफ खुदा नहीं है और मौत पे यकीन नहीं है। ये मैं 25 करोड़ लोगों को आज बता देता हूं आपको। इनको ना खौफ खुदा है ना मौत पे यकीन है। अगर ये दो चीजें हो तो इतना जुल्म अपनी मां के साथ नहीं करते। ये मादरे मिल्लत है, ये इसको मादरे मिल्लत कहा जाता है। लेकिन चले चीमा साहब, जो जिस हाल पे जिस चीज को देखा जाता है पकड़ा जाता है नीचे, करप्शन की स्टोरियां हैं, दास्तानें हैं। और हाफिज साहब को भी पता है, हाफिज साहब फ्रेंच नहीं है, यहीं की जंगपल है और ताकतवर तरीन इंसान है इस वक्त पाकिस्तान में। और आज इफ ही डजंट कैरी एनी विल टू स्टॉप इट, टू बैड, देन नथिंग, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान, देयर इज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये महंगाई की वजह से तो इस वक्त बड़ा क्राइसिस है और कहा जा रहा है कि फसादात भी हो सकते हैं अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया और इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहब, डॉलर भी जो है वो 300 क्रॉस कर चुका हुआ है और उसमें भी हुकूमत के पास कोई सलूशन नहीं है कि डॉलर को क्या करना है। सियासी जमातें भी मौजूद नहीं हैं सिस्टम के अंदर। इस वक्त फ्लड्स जो हैं वो सतलुज दरिया के अंदर हैं और एक बहुत बड़ा साउथ पंजाब का हिस्सा जो है वो फ्लड्स में बह जाएगा। और इस इन बिटवीन हमें, आपको पता है, ये तो इंटरनल डायनामिक्स आई हैं। हमने ब्रिक्स पे बात नहीं की थी डॉक्टर साहब। ब्रिक्स में भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया, इंगेज नहीं किया गया। आप कैसे देखते हैं, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है जिसके ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस हैं तार साहब, और हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं हैं। हम जो है, कहा जाता है कभी चाइनीज़ ब्लॉक में है, कभी अमेरिकन ब्लॉक में है। सारे बेनिफिट तो इंडिया लेके जा रहा है अमेरिका से। ये ब्रिक्स का हिस्सा ना बनना आपको क्या लगता है? और ये जो पाकिस्तान के डॉलर पे प्रेशर है, इस पाकिस्तान के रुपए पे जो प्रेशर है और डॉलर जो तगड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है ये 300 क्रॉस कर गया, ये तो फ्री फॉल में है? चीमा साहब, इससे पहले कि मैं उस ब्रिक्स पे बात करूं, मैं बात ये करना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का हल क्या मौजूद है। एक किसी इकोनॉमिक्स के हाई स्कूल के किसी कॉलेज लेवल के बच्चे से पूछा जाए तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो वहां पे कारोबार नहीं होगा। जब तक कारोबार ठीक नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं ठीक होगी। ये जो आपके सारे बाहर के लड़के पढ़ के आए हुए हैं, सीएसएस अफसर सारे, इनको नहीं पता ये सारा कुछ कि जहां बमों के साय में तरक्की हो सकती है मुल्क के अंदर, जहां बम फट रहे हो, जहां अदालतें इंसाफ न कर रही हो, सियासी हो, वहां पे आपके पास क्या सियासी प्लान होगा? और सियासी, आप कह रहे हैं सियासी पार्टियां या असेंबलियां नहीं है। ये कैसे ये कौन सी सियासी पार्टी है? ये तो फैमिली एंटरप्राइज है रिश्वत के सारे। ये तो फ्रॉड के फैमिली एंटरप्राइज है सारी। ये पार्टियां कौन सी हैं? इलेक्टेबल्स क्या कि आप क्या कि वही पार्टियां चेंज होकर फिर वही वही बंदा 250-300 फिर पहुंच जाएगा, सारे फ्राडी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये हल है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का हल अकाउंटेबिलिटी है, एक्सपोर्ट है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है, मेरिट पे फैसले करना है, अदालतों के सिस्टम चेंज करें। ये डॉक्टर आप जिस तरीके से जज भर्ती करते, जज बनाते हैं, सिस्टम चेंज करेंगे। कौन करेगा ये? सिर्फ एक बंदा कर सकता, हाफिज साहब। हाफिज साहब को पता है सारा। अब उनकी करने की ख्वाहिश ना हो तो वो तो बात से इंपोर्ट नहीं हो सकती ना। ख्वाहिश तो अंदर से ही पैदा होनी है। पाकिस्तान को किसी पाकिस्तानी ने बचाना है। हफीज शेख के पास इसका कोई हल नहीं है, बाकर साहब के पास हल नहीं है। दे वर्क हियर इन वॉशिंगटन डीसी। वो आधा उनका 70% दिमाग इज अमेरिकन। उनको क्या दर्द है पाकिस्तान का? उनके पास तो ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है, घर है वॉशिंगटन डीसी में। दे आर लिविंग हैप्पीली एवर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक मर्दे मोमन तो पाकिस्तान से पैदा होने, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। ये जो लंदनियर है, आप मेरी छोटी सी, आपके शहबाज शरीफ साहब कहा है? अभी 10 दिन हुए उन्हें हुकूमत छोड़े, लंदन आ गए घर अपने। देखे ना, ही इज लंदन बेस्ड, वो लंदन में है। लेकिन शर्म 25 करोड़ लोगों को नहीं आ रही है। लेकिन चीमा साहब, ये दर हकीकत इसका हल जो है वो सिर्फ किसी पाकिस्तानी में है, और वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही ढूंढना पड़ेगा। मैं बड़ी अरसे से मिन्नतें कर रहा हूं, खुदा राजे इंपोर्टेड चीजा दे शौक तो जान छुड़ा लो। ए इंपोर्टेड अगे अमीरुल मोमिनीन आए सन, उनकी कैबिनेट देख लो, आधी ब्रिटिश थी आधी अमेरिकन थी। कुछ शर्म करो यार। और आज फिर उन्हीं से अपील हो रही है कि वकीलों के खर्चों के लिए ओवरसीज अमेरिकन पैसे दें। डॉलर क्यों? डॉलर स्ट्रॉन्ग है ना। वो कहते डॉलर पाइन, डॉलर बुखार मेरा मूड बने। और 7 अरब रुपया उन्होंने लिया था टिकटों की मद में, जब टिकट दे रहे थे 7 अरब रुपया, वो किधर गया?
लेकिन हर जगह देखें तो फ्रॉड है, धोखा है हर जगह, किसी की नीयत ठीक नहीं है। वो कहां से लाएंगे आप? पाकिस्तान को ठीक करने की नीयत चाहिए आपको, वो कहां से लाएंगे आप? फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे बात की, जलील साहब आए, आते ही बड़ा खूबसूरत बयान दिया कि भारत के साथ हम रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। साथ ही मशाल मलिक जो है एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, जिसका हस्बैंड यासीन मलिक इन टेररिज्म प्रूवन इन द प्रिजन इन इंडिया, उसको कैबिनेट में ले लिया। हर चीज के अंदर कंफ्यूजन है, हर चीज के अंदर डबल गेम है। तो लोग इतबार दुनिया किस तरह आपसे करे, किस तरह, हाउ यू वांट द वर्ल्ड टू मूव फॉरवर्ड विद यू, हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज द क्वेश्चन। अब ब्रिक्स के बारे में जो बात कर रहा था चीमा साहब, ब्रिक्स इस वक्त बन चुका है सियासी अखाड़ा। इस वक्त अब सियासी अखाड़ा इसलिए बन चुका है कि उनके उनके मोटिव्स देखें जरा। दे आर डायरेक्ट थ्रेट टू द अमेरिका एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ब्रिक्स की अपनी करेंसी क्या थ्रेट है उनको? डॉलर को थ्रेट है, इनके डॉलर पे थ्रेट है। उसके बाद वो कहते हैं हम अपनी तिजारत अपने साथ करेंगे, अपनी करेंसी में करेंगे। और जो नया बैंक उन्होंने बना लिया है, दैट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और उसके अंदर जो नए ब्लॉक के अंदर जो सियासी खाड़ा ब्रिक्स इसलिए बना है कि वहां पे जो रशिया और चाइना अलायंस है इस वक्त, वो सामने बिल्कुल खुल के आ चुका है। और इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है तो भारत कर रहा है। भारत पहले उनकी एक्सपेंशन पे खुश नहीं था, एक्सपेंशन कह रहा था ना करें, लेकिन प्रेशर जब बढ़ा है तो उन्होंने प्रेशर उसमें किया और 6 नए कंट्रीज को उसमें जगह दी। करेंसी को उन्होंने अभी फिलहाल रिजेक्ट किया है। बल्कि जो साउथ अमेरिका के इस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा था कि अभी पहली फेज है, सेकंड फेज भी आएगी। तकरीबन 22 मुमालिक हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं। 40 मुल्क दे आर इंटरेस्टेड इन, दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन इट। अब आपने बात की है कि पाकिस्तान क्यों नहीं है। पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा वहां ब्रिक्स में? ना कुछ देने को है, ना कुछ लेने को है। आप तो वहां जाएंगे जहां से कोई डॉलर की लेने को फॉर्म, है तार साहब, वही देने ना, को नहीं, लेने लेकिन को वो है। क्यों देंगे आपको? नहीं, रिटर्न में क्या देंगे आप? पहले तो आप जिहाद बेचते रहे हैं, अब वो दुनिया को चाहिए नहीं जिहाद, उनकी बेचना है, उन मूंगफलियां बेचनी है। अब इसमें दुनिया लेना कुछ नहीं, आपके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं है। आप कभी इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के सिर्फ दो चीजें आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अटामिक पावर है। हो सकता है यूक्रेन में हो सकता है आपको ताइवान में हमारी मदद मिल जाए, आप ये बेच रहे हैं अमेरिका को। उधर आप सी पैक वालों को बेचते हैं, उनको कहते हैं ग्वादर तक आपकी गाड़ियां ले जाएंगे, आपका सामान ग्वादर तक ले जाएंगे। ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कितनी खूबसूरती से बेच सकते हैं। हमारे सीएसएस अफसर, हमारे करप्ट सारे लगे हैं इसमें तैयारियों में कि दोनों ग्रुपों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही आपके बैलेट के ऊपर है। सियासी बच्चे तो जो होते हैं ना, जिधर साहब कहता है ब्रिटिश वॉइस राय जहां कहता है, सियासी बच्चे तो वहां भाग पड़ते हैं ना। उनके पल्ले क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे है ना, छिलके खा लेते हैं इनके उठा के। असली माल जो है वो तो आपकी स्टैब्लिशमेंट खाती है सारा कुछ, हर वारदात में से। लेकिन चीमा साहब, उसमें ब्रिक्स जो है इस वक्त, जो मैं 2-4 उसकी चीजें बताना चाहूंगा साउथ अफ्रीका से, जो मुझे खासकर जो मैंने, दोज आर वेरी फैसिनेटिंग, वेरी नाइस टू मी। मैटर ऑफ फैक्ट कि मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला था। दैट वाज रिमार्केबल। ये मेरा मकसद, दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को। आई विश के समबडी कैन डुप्लीकेट इन पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है मेरी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। कोई लोकल बंदा उठे, कोई चाय वाला उठे नीचे से, कोई समोसे वाला उठ जाए, ये जान छूट जाए मेरी, हमारी ब्रिटिश एजेंटों से किसी तरीके से। तो एक तो वहां से ये नजर आई मुझे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना का जो मिस्टर प्रेसिडेंट शी है, अब वो उसमें नहीं आए। ये स्नब किया उन्होंने कि वो नहीं आए उसमें अपने स्पीच देने के लिए। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ चाइना डिलीवर द स्पीच। और शायद उनके पहले पता चल चुका था कि मोदी साहब आएंगे, या मोदी साहब अपने एक्सपेंशन पर राजी हो चुके हैं, तो शायद उसमें ये वजह बनती हो। लेकिन जो एक्सपेंशन में इंडिया ने अपनी आमादगी का इजहार किया है, दैट इज डिफीट टू अमेरिका। क्योंकि चाइना इज गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, रशिया इज गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और ये जो ममालिक जितने पहले ब्रिक्स का हिस्सा है, और जो ममालिक अभी इसमें नए 6 ऐड किए हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने आज तक यूक्रेन की जंग को कंडेम नहीं किया। दे आर ऑन अ बोर्ड विद रशिया, दे आर ऑन बोर्ड विद चाइना।
तो ये सबसे बड़ी रीजन है। तो बेसिकली इस डायरेक्टली अगर देखा जाए तो दिस इज डिफीट टू यूएस एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तार साहब, एक और आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का ऐलान हुआ है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब के पास मसलों का हल है? एक बात, वो कहा जाता है कि उनकी हुकूमत गिराई गई थी, उनको हटाया गया था, इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कंपनसेट करना चाहती है। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब के आने से हालात बेहतर हो सकते हैं, या कि कहा जाता है कि जिस तरह 2008 से 13 जरदारी साहब पंजाब से फारिग हो चुके थे, शहबाज शरीफ साहब ने वही काम नवाज शरीफ साहब के लिए कर दिया है। सो वो जब आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, शोर शराबा होगा, प्रोटेस्ट होगा, बिजली होगी, कुछ भी नहीं, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। आप कैसे देखते हैं नवाज शरीफ के रिटर्न को? क्या वो, और साथ में ये बताइएगा, क्या वो इमरान खान के लीडरशिप के गैप को फिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के गैप को बिल्कुल फिल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि नून लीग की जो पार्टी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? बूढ़े लीडरों को रिप्रेजेंट करती है, जिनके ट्विटर अकाउंट भी लौंडे लपाड़े मेंटेन करते हैं। वो तो बेचारे ट्वीट ना पढ़ सकते ना कर सकते। आप मुझसे ये जाती तौर पे पूछें कि नून लीग जो है वो पीटीआई से 20 साल पीछे है। एक तो वो बिल्कुल नहीं तोड़ सकेंगे, और जो जो गेम हमारे अमीरुल मोमिनीन ने डाली है ट्विटर और टिकटॉक से और यूट्यूब से, जो उन्होंने गेम डाली है, उसका तो कोई जोड़ ही कोई नहीं। वो तो अमेरिका को भी लग रहा है कॉपी करनी पड़ेगी फ्यूचर में। अब उसमें बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब टेबल पे क्या लेकर आते हैं। दो चीजें लेकर आते हैं। मिडल ईस्ट में वो मिडल ईस्ट के जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप सारी स्टेटों के साथ उनके अच्छे हैं। उसकी बेस पे वो उसको ब्लैकमेल भी करते रहते हैं, पाकिस्तान को अपना इन्फ्लुएंस उनके जरिए वो बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी एक चीज है कि शायद मैं उसमें 20% कहूंगा कि वो भारत के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन वो इनके पोर्टफोलियो से बड़ी चीज है। डिफेंस हमारा पाकिस्तान का ये डिफेंस रिलेटेड या रिलेशनशिप बिल्कुल भारत के साथ उनका पे ग्रेड ही नहीं है। रिलेशनशिप बात है, पे ग्रेड है ये सारा एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन ये कि दे हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद इंडिया, दे हैव अ बेटर गुडविल विद इंडिया। ये दो चीजें उनके पास है। तीसरी चीज जो है, एक इकोनॉमी के लिए वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पूरी कौम को इकट्ठा होकर अपना सोच बदलने की जरूरत है, वरना ये काम नहीं होगा। नवाज शरीफ ने आगे कौन सा, मेरा मकसद है जादू की छड़ी के साथ उसने सारा कुछ कर देना है, बल्कि उनके तो अपने किरदार के ऊपर उनकी सारी प्रूवन है करप्शन है इसकी नून लीग की। बल्कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, कुछ चीजों में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मोटरवे पे कोरिया से जो उन्होंने किकबैक लिए थे, दैट इज कंफर्म्ड। इट्स नॉट बाय देम बट द कोरियन, मैंने काफी रिसर्च की थी, कोरियन मीडिया भी इस चीज की गवाही देता है कि किकबैक्स वर गिवन। और लेकिन ये कि देखें, जब तक करप्शन के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक सख्त क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा, जिस सोसाइटी में सजा और जजा खत्म हो जाए वहां तरक्की रुक जाती है। वो फिर उसमें सर्वाइवल का हो जाता है, तरक्की नहीं होती। अभी आपको सर्वाइवल, ब्लीडिंग हो रही है आपकी। वो ब्लीडिंग कौन रोक सकता है? वो सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, जो ताकतवर तरीन हो और जिसकी विल हो। और अभी तक पाकिस्तान में वो एक ही शख्स है, हाफिज साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि हाफिज साहब के पास एक ताकत है, वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि सारे फैसले वो भी नहीं कर सकते, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी नहीं है। वरना जादू की छड़ी वो चला दें और अमन भी आ जाए, इकॉनमी भी ठीक हो जाए, दुनिया भी हमारी इज्जत करे। सो ये अभी तो इलेक्शंस की कोई समझ नहीं है। आई विश कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ज़ाहिर बात है एक और डायरेक्शन में चीज़ें चल सकती हैं, और कोई पता नहीं, अदालतें हमारे लाडले को छोड़ भी दें और केस भी डिसमिस कर सकती हैं। तार साहब, ये भी बात है, ये चल बिल्कुल। रही है बात कि केस ही फारग कर देने की, केस ही नहीं बनता है। और तो हो सकता है घर लाया जाना, वो भी कोई पता नहीं। वो कहना नहीं, आए आप हमारे घर चलें, आलू के पराठे बनाए हैं, चाय के साथ पिए, ये भी कोई पता नहीं। मर्सिडीज भी भेज देते हैं, कोई पता और अगले महीने से भी चले आओ, इकट्ठे चल रहे हैं। तो कुछ नहीं। भी जो है वो मुमकिन है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।